स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी सीरीज़ को ना बैक से स्टार्ट किया था। पहले इको फिनिश हुआ, फिर सिविक्स फिनिश हुआ, देन ज्योग्राफी, और अब हम आ गए हैं अपने हिस्ट्री पर। इस बस जो आपका सिलेबस है वो भी बहुत डिलेट हो गया है। सिर्फ हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं आपके। 2 चैप्टर कैरी 20 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, हर चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज कौन सा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म, जैसे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, सेम यूरोप में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। कैसे, कहाँ से, ये अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को संभव बनाने के लिए असंभव की सारी सीमाओं को पार कर दें, डेफिनेटली वो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे हिस्ट्री से डरते हैं मेरे साथ चलें। हिस्ट्री इतनी इजी और इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि लगेगा कि हिस्ट्री में तो हाँ मज़ा आ गया हिस्ट्री पढ़ करके। तो भाई ठीक है ना, चलो भाई चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, राइज इज नेशनलिज्म इन यूरोप। हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में। समझ में आ गई। जैसे इंडिया, अब ये तो सबको पता है कि हमारा इंडिया भी ब्रिटिशर्स के अधीन था। उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आई और सबसे पहले मंगल पांडे ने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन किया 1857 में। 1857 से रिवॉल्यूशन होते 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 देन 1947 में जाकर के हमको आज़ादी मिली आफ्टर 90 ईयर्स। उससे पहले भी हुआ था, उससे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये 90 ईयर्स सोचो। इंडिया की बात है ना, समझ में आ गई आपको अच्छे से। बस सेम यूरोप में भी हुआ था। पर आप कहेंगे यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कंट्री तो है नहीं। हाँ, आई न्यू इट, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में जो ये मेन इसकी जो कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सब में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। ठीक है। अच्छा, आपने 9th क्लास में एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। वहाँ पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। बस उसी को हमें आगे बढ़ाना है इसमें। अब वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था, क्योंकि कहीं एक जगह से आता है निकल करके। जैसे कोविड आया चाइना से और वो वर्ल्ड में फैल गया, नहीं फैल गया। ऐसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी वहाँ से निकल के, फ्रांस से, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये फैल गई थी। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, उस टाइम पे प्लीज़ आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक जरूर रखें, है ना, क्योंकि बुक से आपको उसका डायरेक्शन और समझ आता है कि कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, जब आप बुक खोलेंगे अपनी हिस्ट्री की, आपको वो हिस्ट्री के फर्स्ट पेज पर एक ही पिक्चर मिलेगी। हैव यू सीन दिस पिक्चर? ठीक है, ये पिक्चर मिलेगी। ये पिक्चर फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी। ये फ्रांस के थे, एक बहुत अच्छे पेंटर थे, इन्होंने बनाई थी। अच्छा, ये पेंटिंग जब आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके पीछे बहुत सारे लोग जो हाथ में अपने फ्लैग ले लेके इसके पीछे पीछे आ रहे हैं, प्लस जो हेवन में भी कुछ लोग हैं वो वहाँ से भी उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है? ये पिक्चर उन्होंने इमेजिनेशन से बनाई थी, ऐसा हुआ नहीं था, पर उन्होंने इमेजिन किया था उस वर्ल्ड को। उन्होंने इमेजिन किया था कि ये यूटोपियन दे रखा है हमने। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन माने होता है एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में सोचना जो अभी एग्जिस्ट नहीं है, जो इस टाइम है नहीं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसे कहते हैं यूटोपियन। ठीक है, सोच, आपकी मेंटल एबिलिटी, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा एक वर्ल्ड हो जाए जहाँ पर सब लोग फ्री हो जाएं। ठीक है, मोनार्किया जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, है ना, तो वो उसको आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो इसमें जो भी लोग उन्होंने पीछे बनाया, उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, माने जिन जिन लोगों को आज़ादी मिल गई वो आगे हैं, और जो जो लोग उसके फॉलोअर्स हैं, माने जो चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए, वो लोग उसके पीछे हैं। इस तरीके से सब लोग आ रहे हैं। पिक्चर में देख रहे होंगे आप, नीचे जमीन में कुछ क्राउन वगैरह पड़े हुए इस टाइप का दिख रहा होगा। क्राउन मतलब राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था, डायनेक्टिक सक्सेशन, उसको ये लोग फिनिश करना चाहते थे पूरी तरीके से। ये खत्म हो जाए और क्या आ जाए, रिपब्लिक बन जाए। रिपब्लिक क्या चीज़? इंडिया एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों का शासन होता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चूज करते हैं और फिर वो उनको रूल करता है। समझ में आ गई? ये फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी एक पेंटिंग के माध्यम से हमको बताने की कोशिश की थी।
और क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। कहाँ कहाँ पे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन में। अच्छा, ये इमरजेंसी ऑफ नेशनल स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। ठीक है, क्या था ये सब? कैसे पहले देश थे? ये थे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर चलता है। मतलब ये राजा महाराजा वाला सिस्टम था सारा। राजा को, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसके बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, इस तरीके से सिस्टम चलता रहता था। इसको हटा करके क्या बनाना चाहते थे? ये नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक है, अब नेशन स्टेट अगर हम देखें तो क्या होता है? नेशन क्या चीज़ होती है? देखो लिखा है हमने, नेशन क्या होता है? नेशन अ बॉडी ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय सेम पास्ट। एक ग्रुप है लोगों का जो सेम पास्ट में रहते हैं। जैसे अपन लोग सब इंडियन है, हम इंडिया में रहते हैं, अपना पास्ट भी कैसा था? इंडिया से ही था, है ना। कल्चर, अपना सबका कल्चर इंडियन है। पॉलिटिकल सिस्टम, अपने सबके ऊपर एक ही सेम पॉलिटिकल सिस्टम है और सब लोग एक ही कॉमन इंटरेस्ट के साथ यहाँ रहते हैं। क्या हो गया? इसे कहते हैं नेशन। तो नेशन स्टेट भी ऐसे ही होता है जहाँ पर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम खुद ही चूज कर लेते हैं, वो हमको रूल करता है। ठीक है, रिपब्लिक उसको तब, अभी अब बात एक बहुत अच्छी आ जाती है। एक क्वेश्चन भी था, कभी किसी बच्चे ने पूछा है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक अंतर क्या है दोनों में? बहुत कुछ सिमिलर है, दोनों चीज़ें सिमिलर है। अंतर इतना हो जाता है इसमें, जो रिपब्लिक होता है वो बाय लॉज होता है। यहाँ पर लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया है ना, तो जो गवर्नमेंट वर्क करेगी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है सिर्फ, तो फिर वहाँ पे जो वर्क होगा वो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, मेजोरिटी के हिसाब से होगा। समझ गए? वहाँ पर हम फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखेंगे, वहाँ पर हम रूल्स रेगुलेशंस नहीं देखेंगे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई कोर्ट्स नहीं देखेंगे जिनका हमें डर होगा, है ना। वहाँ पे ये नहीं देखा, वहाँ पे जो भी मेजोरिटी कहेगी उससे उसके थ्रू काम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो रिपब्लिक थोड़ा बड़ा होता है और डेमोक्रेटिक थोड़ा सा उसके नीचे होता है। होता सेम है, होता दोनों में सेम। हम ही लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो हमको रूल करता है यहाँ पर आकर। बस अंतर इतना होता है कि रिपब्लिक में सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किए जाते हैं, हम रूल से हटकर कोई काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर मेजोरिटी के चलते वो लोग अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिपब्लिक भी लिखा हुआ, अ कंट्री दैट इज गवर्न बाय अ प्रेसिडेंट एंड द पॉलिटिशियन इलेक्टेड बाय द पीपल। आ जाते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, ये वर्ड आएगा आपका इसमें। अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? देखो, अनरिस्ट्रिक्टेड, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डेस्पोटिक है पूरी तरीके से, और ऑथोरिटेरियन मोनार्कियल सिस्टम ऑफ रूल और गवर्नमेंट इज कॉल्ड इज एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, ये वो होते हैं जो मोनार्की होते हैं। मोनार्की माने जो सिर्फ अपने चलाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उन पर किसी का भी कोई जोर नहीं होता है। लुई 16 आपको याद होगा उसके बारे में, किसने? एक एक्स्ट्रावेगेंट किंग था। ठीक है, उसने क्या किया था? उसने अपने खर्चों को उसने कभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं किया था। उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से टैक्स लिया। बहुत ही टायरेंट किंग था, अत्याचार करता था लोगों पर। उनसे क्या करता था? उस खर्चों को पूरा करने के लिए वो कहाँ से ले लेता था? लोगों को मार के, पीट के उनसे टैक्स वसूल करता। तभी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, उसको हटाया गया थ्रोन से। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर, आपका जो इंट्रो है वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। अब चलते हैं हम कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन, तो राइज इन फ्रेंच इन रिवॉल्यूशन, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ, चलते हैं उधर साइड में। तो भाई स्टार्ट करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था सबसे पहले 1789 में रिवॉल्यूशन आया और ट्रांसफ़र हो गया सोवर्जिनिटी, मोनार्की सिस्टम से सोवर्जिनिटी में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ा इनको, ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। देश को भी आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल रही थी, ये भी आपको अच्छे से पता है। क्या क्या किया? वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग पीपल। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? हम सबकी सेम आइडेंटिटी हो, हम सब कौन है? इंडियन है। इस बात को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। वेरियस प्रैक्टिसेस अभी अगले बताने वाले हैं हम आपको। बहुत सारे काम करने पड़े लोगों को एकजुट करने के लिए। महात्मा गांधी को भी बहुत टाइम लग गया था,
है ना, बहुत टाइम लग गया था। 1905 यानी कि जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके बाद उन्होंने कितने सारे यहाँ पर रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं आपको, रिवॉल्यूशन के हर बार फेल हो जाते थे, हर बार फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग कलेक्टिव नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे एक जगह पर। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर किया। और क्या किया? डिक्लेयर कर दिया मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, कि यूरोप को हर हालत में डेस्पोटिज्म से फ्री कराना ही कराना है। इस बात का डिक्लेरेशन सारे में अब करने शुरू कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने बनाए जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जैसे कि ना पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपने, है ना, छोटे छोटे क्लब, वहाँ पर उसको जैकोबिन क्लब कहते हैं। तो जैकोबिन क्लब बनाए गए, जिसमें एजुकेटेड कुछ मिडिल क्लास लोग थे और कुछ स्टूडेंट थे, जो क्या काम करते थे, जो लोगों को इकट्ठा करते थे। वहाँ पे पार्टीज, मतलब पार्टीज वो पार्टीज नहीं, यहाँ पे बैठ करके वो मीटिंग्स करते थे, वार्तालाप करते थे, आगे के लिए क्या करना है इसकी प्लानिंग करते थे। ये सारे काम यहाँ बैठ करके किए जाते थे। तो ये जैकोबिन क्लब उन्होंने बनाया। ये किसके लिए हो रहा है? ये सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके पास जो वो चाहते हैं कि हमारा जो फ्रांस है किसी भी तरीके से इससे आज़ाद हो जाए, ये उसके लिए काम किए गए थे। ठीक है, अब देखो ये हम बताते हैं आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी ये क्या होते थे। स्टार्ट करते हैं अब बिलोंगिंग्स यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी से। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी अभी हमने बता दिया था आपको। कलेक्टिव आइडेंटिटी माने देखो नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब एक हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस पूरी तरीके से क्या हुआ था, आज़ाद हो चुका था। ठीक है ना, फ्रांस आज़ाद हो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी? देखो जैसे आइडियाज ऑफ द ला पार्टी एंड ला साइटोजन, ये भाई फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसका क्या मतलब, जैसे अपने अपन का है, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो मदरलैंड, भारत माता ऐसा बोला गया था ना, है ना, उसको फीमेल हमने उसको फिगर दे दिया। लेकिन वहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, ला पार्टी मीन्स फादरलैंड, माने हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, ये फादरलैंड है हमारे, यहाँ पर हमने जन्म लिया है, इसके लिए हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस टाइप की फीलिंग्स उन लोगों को लेकर के आना यहाँ पर स्टार्ट हुआ, है ना। और क्या हुआ, न्यू हाइम्स पर कंपोज एंड ओथ्स, नई नई हाइम्स, नए नए मंत्र, है ना, वो बनाए गए। किससे रिलेटेड? अपने अपने रिलीजन से या फिर अपने नेशन से रिलेटेड नए नए हाइम्स, कुछ ओथ और नई नई शपथ ली गई कि हम अपने देश के लिए ऐसा करेंगे, अपने देश के लिए ऐसा करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, है ना, ओथ लेते हो ना, प्लाइज करते हो ना, वही सारी चीज़ें। अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंग इक्वल राइट, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे अपने भारत में बना था ऐसे वहाँ पे भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और यहाँ पर लोगों को इक्वल राइट्स दे दिए गए सबको। ठीक, और क्या हुआ, मार्शल्स आर रिमेंबर्ड, मार्शल्स जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे उन लोगों को याद किया गया। जैसे हम लोग याद करते हैं ना अपने भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर है, लोगों को याद करते हैं ना, ऐसे ही उनके मार्शल्स को वहाँ पर उन लोगों ने याद करना शुरू किया। इससे क्या होता है, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग अपने अंदर हमेशा से बनी रहती है। और क्या किया, अडोप्टेड ट्राई कलर एंड एज न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड, नया इनका भी नया एक फ्लैग आ गया। पहले उनका क्या था, एक रॉयल फ्लैग था, रॉयल मतलब राजा महाराजा थे ना, तो राजा महाराजा का अपना फ्लैग होता था जो उनका रॉयल स्टैंडर्ड को वो शो करता था, उसे हटा दिया और एक ट्राई कलर का नया यहाँ पर फ्लैग लेकर के। फ्लैग कलर्स कौन से थे ये अब आप लोगों को बताना है ना। वेट एंड मेजर्स यूनिफॉर्म सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में उन्होंने सेम वेट और मेजरमेंट लेकर के आए। सेम वेट, जैसे अपने करेंसी चलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम करेंसी चलती है, ऐसे ही यहाँ पर सेम वेट सेम मेजरमेंट, ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर के आए। क्योंकि अब सब आज़ादी मिल चुकी थी तो सब कुछ से अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए ये लेकर के आए। उसके बाद आते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा कर दिया गया, सेंट्रलाइज, जैसे अपने यहाँ है इंडिया में है, ठीक है ना, दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, वहाँ से ही सारी जितनी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया उसको कवर किया जाता है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उसको सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब एक जगह पर उसका केंद्रीकरण कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। और क्या किया, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच, जैसे अपने इंडिया में भाई थी नेशनल लैंग्वेज हिंदी कर दी, है ना, ऐसे उन्होंने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज क्या बना दिया, उसको फ्रेंच बना दिया। और क्या किया, वहाँ पहले एस्टेट जनरल होते थे ना, पढ़े हैं ना, एस्टेट जनरल थे, उनको उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे बोला गया अब नेशनल असेंबली है, कोई एस्टेट जनरल नहीं बनेगा, अब क्या होगी, सब कुछ होगा नेशनल असेंबली के अंदर होगा। और क्या किया, डिस्करेजिंग ऑफ द रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल डायलेक्ट्स
यानी कि धर्म के नाम पर जो पाखंड, जो लड़ाइयाँ होती थी ना, उसको उन्होंने डिस्करेज करना स्टार्ट कर दिया। उसको उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करो, अब हम सब एक हैं, है ना। तो धर्म के नाम पर ये जो लड़ाइयाँ, ये जो पाखंड हो रहा है, इसे बंद करो। और क्या किया, अबोलिशन ऑफ द इंटरनल कस्टम ड्यूटी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगाते थे। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, बॉर्डर को जब हम क्रॉस करते हैं किसी को भी, जैसे यहाँ से अगर हम दूसरे उसमें जाते हैं तो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता है, डेट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इंटरनल पोर्शन, यानी कि जो फ्रांस के अंदर का जो पोर्शन था जिसमें ये लगा हुआ था कस्टम ड्यूटी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर एबोलिश कर दिया। तो भाई फ्रांस तो हो गया पूरी तरीके से आज़ाद, सब बहुत खुश थे, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, उन्होंने आइडेंटिटी भी डेवलप कर ली यहाँ पर। लेकिन हर चीज़ का एक अंत भी हो जाता है, वही हुआ। सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा था। चलते चलते क्या हुआ, जो भी जैसे मिलिट्री सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया था। मिलिट्री के हेड थे, कौन थे, नेपोलियन बोनापार्टे, आप नाम सुना होगा। बस वो इसके खिलाफ नहीं थे, सब कुछ था, सब सही था, लेकिन धीरे 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 उन्होंने चीज़ों को अपने अंडर में करना स्टार्ट कर दिया। अपने अंडर में करना माने अपने तरीके से सब चीज़ों को ले रहा है। जैसे नेपोलियन कोड, अभी हम नेपोलियन कोड पढ़ाने वाले हैं आपको। नेपोलियन कोड माने उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस अब निकाल दिए कि ये हमने नेपोलियन कोड बनाया है, अब आपको ये फॉलो करना होगा। तो वो वापस से जैसे जैसे तरीके से ये मोनार्की सिस्टम से फ्री हुए थे, वो वापस से उस मोनार्की सिस्टम को फ्रांस में लेकर के आ गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो सारा था, इस सारे से क्या हुआ कि अब्रॉड के जो कंट्रीज थे वो भी भाई इफेक्टेड होने लगे। उनके अंदर भी एक नेशनलिस्ट की फीलिंग आने लगी। तो उन्होंने कहा भाई हमको भी आज़ादी मिल जाए, हमको भी आज़ादी मिल जाए, हमको भी आज़ादी मिल जाए। लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं टिका। और इसके बाद क्या हुआ, अब चलते हैं हम नेपोलियन कोड की साइड पे। स्टार्ट करते हैं भाई अपने नेपोलियन कोड, या फिर सिविल कोड कह सकते हैं, जो कब आया था, 1804 में आया था। नेपोलियन बोनापार्टे, पता है आप लोगों को सब अच्छे से, है ना। फ्रांस की जो मिलिट्री थी उसके जनरल थे, ठीक है। फ्रांस तो यहाँ पर हमारा आज़ाद हो गया था और आगे धीरे धीरे वो बढ़ने लगा था। मिलिट्री ने बहुत अच्छे काम करने शुरू किए। तो जब अच्छे काम किए तो उसका ये जो हेड थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे काम करने स्टार्ट किए। धीरे धीरे काम अच्छे करते 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 कुछ और भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपनी और भी चीज़ों को इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि फ्रांस के जो आसपास के जो कंट्रीज़ थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा कैसे होने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे। इन्फ्लुएंस इन द सेंस इम्प्रेस होने लगे, आप ये मान सकते हैं। इम्प्रेस हो गए, भाई फ्रांस तो आज़ाद हो गया, फ्रांस में इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगी, ठीक है। अच्छा, और कोई अभी तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि ना कोई भी वोटिंग का सिस्टम हो तो जो उनका हेड बने। तो धीरे धीरे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे वहाँ काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो वही धीरे धीरे उसके फ्रांस के हेड बन गए। अब हेड बन गए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने डेमोक्रेसी को थोड़ा सा कम कर दिया। डेमोक्रेसी को कम तो कर दिया, लेकिन उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आए वो बहुत अच्छे लेकर के आए। बस वही रूल्स रेगुलेशंस को हम यहाँ पर नेपोलियन कोड या सिविल कोड के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। फ्रांस वापस से वो चाहते थे कि वापस से मोनार्की फ्रांस में आ जाए, और वो मोनार्की लेकर के भी आए थे। मोनार्की सिस्टम फ्रांस के अंदर दोबारा से आ गया था, लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ। इसलिए लोगों ने उसका भरपूर वेलकम किया था। लोगों से समझ गए थे कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए जिसको हमने नेपोलियन कोड या फिर हम सिविल कोड के नाम से जिसको जानते हैं। जैसे उन्होंने क्या क्या किया, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एबोलिश्ड एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। प्रिविलेजेस मीन्स होती है कुछ फैसिलिटीज़, जैसे फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट आपने पढ़ा है 9th क्लास में, है ना। तो जो रॉयल फैमिलीज के लोग थे उन्हें बाय बर्थ ही वो फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, है ना। वो कुछ काम के हो या नहीं हो, या उनके अंदर वो टैलेंट हो या नहीं हो, उनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको काम मिलेगा आपकी काबिलियत के हिसाब से। बहुत बढ़िया, लोगों को बहुत पसंद आया, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम कैसे हो गए, यहाँ पर हम इक्वल हो गए। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम आगे जाएंगे, नहीं है तो हम पीछे रहेंगे, ठीक है ना। ये हुआ था। और क्या हुआ था, फ्यूडल सिस्टम एबोलिश कर दिया गया था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन किया था ना पावर का,
जैसे एक मेन हेड होता है, जैसे नेपोलियन था, तो उनको जगह जगह स्टेट में अपना काम कराने के लिए अपना एक जैसे अपने सीएम होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था पहले। फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया गया था, उन्होंने ये भी एबोलिश कर दिया, इसको इन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया, सब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, उन्होंने किसी को कोई पार ही नहीं दी। और क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी, उन्होंने लोगों को उनकी जो पास जो प्रॉपर्टी थी उसका उनको राइट दी थी। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले सारा का सारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी होती थी, राजाओं की होती थी। भाई लोगों के पास तो प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी ही रहेगी। तो ऑब्वियस बात है कि लोग बहुत खुश होंगे, है ना। आगे चलते हैं। पीसेंट फ्रीड फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। पीसेंट मीन्स फार्मर्स, है ना। फार्मर्स को उन्होंने सर्वडम, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं ना, इस टाइप के मजदूर होते थे, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा ड्यूज यानी कि टैक्स वसूला जाता था, जो जमींदार होते थे जब टैक्स वसूलते थे, है ना, वो सारा सिस्टम इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऊपर वाले लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने नीचे वाले लोगों के लिए भी काम किया। और जब नीचे के लोग यानी कि जो बेस होता है हमारा, अगर वो हमारे साथ है तो फिर हमको कोई नहीं हरा सकता। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म लॉज और वेट एंड मेजर्स, ये तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने पूरे ऑल ओवर फ्रांस में यूनिफॉर्म लॉज, एक ही लॉ चलेगा, सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। किसके लिए, वेट के लिए और मेज़र के लिए। जो 1 किलो का वाट है, जो 2 किलो का वाट है, जो 5 किलो का है, 10 किलो का, मीटर है, सेंटीमीटर है, ऑल ओवर इंडिया में सेम है। ऐसे ही वहाँ पर भी उसको सेम कर दिया गया। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया गया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करने की वजह से फ्रांस का ट्रेड और आसपास की कंट्री के साथ उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज सिंप्लीफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जैसे पहले जो था, है ना, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, वो सब उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया। लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने उसको और सिंपल कर दिया। ठीक है, और आ जाते हैं। रिमूवल ऑफ गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन इन टाउन। गिल्ड्स मीन्स होती है जैसे छोटे छोटे हम जैसे कमेटी बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप किसके थे, मर्चेंट्स के थे। तो इन पर पहले रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, है ना। मर्चेंट इकट्ठे नहीं हो सकते थे एक जगह पे, क्योंकि अगर मर्चेंट इकट्ठे होते हैं ना तो क्या होता है, वो मोनोपोली करने लगते हैं। मोनोपोली माने किसी भी एक चीज़ के प्राइसेस को कम करना या ज़्यादा करना, अकॉर्डिंग टू दैम होने लग जाता है। तो उन्होंने उस जो उन पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा रखा था उसको उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप प्राइसेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मर्चेंट भी खुश हो गए, है ना। तो उन्होंने अलग अलग पार्ट के लोगों को अलग अलग तरीके से इम्प्रेस किया, है ना। और चलते हैं कॉमन नेशनल करेंसी, ये बहुत सही काम किया। जैसे अपने ऑल ओवर इंडिया में अपनी एक करेंसी है, ऐसे ही फ्रांस में एक नेशनल करेंसी यहाँ पर आ गई। तो इसको देख करके हमको क्या समझ में आया कि नेपोलियन ने फ्रांस पर, अगर उन्होंने समझ लीजिए अगर वो फ्रांस के हेड बने थे तो वाकई में उन्होंने काम भी किया था। बस प्रॉब्लम कहाँ थी कि वो मोनार्कियल को वापस, जो सिस्टम था उसको वो वापस लेकर के आए थे। अब क्या हुआ, ये अब फ्रांस वाले लोग तो बहुत खुश थे, भाई इतना बढ़िया सिस्टम उनके यहाँ आ गया, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। आसपास के जो कंट्रीज़ थे उनके, ठीक है, जैसे बेल्जियम वगैरह थे, उन लोगों ने भी नेपोलियन को अपने यहाँ इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। इनवाइट इन द सेंस, मतलब उन्होंने ये कहा कि इवन कि भाई हम, ठीक है, आप हमारे ऊपर अटैक कर लो तो कम से कम आ जाओगे तो हम भी आपके जैसे ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने लगेंगे। तो आसपास की जितने भी कंट्रीज थे उनको भी उन्होंने कन्क्वेयर करना स्टार्ट कर दिया था। कन्क्वेस्ट मतलब जीतना स्टार्ट कर दिया था। जितनी भी मिलिट्री तो मैन तो थे, तो चले जाते थे वहाँ पर, आराम से जीत जाते थे। तो क्या हो जाता, उससे उनकी जो टेरिटरी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन क्या होता है, फिर हमने आपको बात बताई, हिस्ट्री में हर चीज़ बस एक बार आती है फिर वापस चली जाती है। क्या हुआ, बढ़ रहा था, सब कुछ बहुत सही था, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है, भाई वो थे तो सही फ्रांस के ना, जैसे हम लोग इंडिया के हैं, बाहर चले जाएंगे लेकिन एक फीलिंग तो इंडिया के लिए ही रहेगी ना। वो फ्रांस के थे, फीलिंग्स उनकी फ्रांस के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो आसपास की कंट्री में अब क्या हुआ, आसपास की कंट्री वालों को लगने का नहीं, ये जो प्रेशर है ना उनके ऊपर वो फ्रांस का है, मतलब वो किसी भी तरीके से किसी के क्या होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब वो ये तो मिलिट्री के थे, मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि टैक्सेशन थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए थे।
टैक्स बढ़ गए, है ना। और लोगों को फोर्सफुली मिलिट्री में यहाँ पर वो शामिल कर लेते थे कि भाई नहीं आओ मिलिट्री में, तो आपको शामिल होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रांस के साथ उनके सेंटिमेंट्स, थोड़ी सी इन प्रॉब्लम की वजह से नेपोलियन को एक बहुत मतलब बड़ी हम कह सकते हैं हार का सामना करना पड़ा था। और वापस फिर से यूरोप के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग, फिर से वापस यूरोप जो था अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग की साइड पर बढ़ने लगा था, क्योंकि फ्रांस अब किसके कंट्रोल में था, पूरी तरीके से नेपोलियन के कंट्रोल में था। बस अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, जब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिस्ट्री के उतने ही इंटरेस्ट के साथ जितना ये बन गया। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।